चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ। तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, तो कहाँ तक, तो 61 तक कर चुके थे, है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग 61 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है, ये बोर्ड 12th बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा है ना। तो और इसमें जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स कर चुके हैं। शॉर्ट नोट्स के बाद में वीडियो का 2-3 पार्ट हो चुका है। उसके बाद में जो आज आज का जो क्लास होगा, इसमें इस चैप्टर का लास्ट वीडियो किया जाएगा, जिसमें एमसीक्यू सेशन को ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद में जो अगला वीडियो होगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर का होगा। उसमें मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, है ना, मे बी परमानेंट मैग्नेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, जैसा कि हम लोग 61 नंबर सोल्व कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, है ना, 62 नंबर की तरफ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से, क्या बोल रहा है इसमें। चलिए, इसमें बोल रहा है कि इफ टेम्परेचर बी इंक्रीज्ड बाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, है ना। तो वैल्यू ऑफ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है आज नेट का। चलिए, इसमें देखिए, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा होता था ना, अल्फ़ा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, या तो आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब जरा से इधर में आइए, ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है उसी का, अब जरा से इधर में आइए, ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है उसी के बारे में पूछ रहा है क्या, कि जब इसको टेम्परेचर जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फ़ा जो होता है वो छोटे टेम्परेचर चेंज के लिए इसका वैल्यू जो होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप आर का बात करते या तो फिर रो का बात करते, तो कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इनका वैल्यू तो घटता है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू अगर पूछेगा आपको, है ना, कि टेम्परेचर वेरी करने पे, थोड़ा मोड़ा टेम्परेचर इधर उधर करने पे कुछ होता है क्या, तो बोलिएगा नहीं, कुछ नहीं होता, रिमेन सेम ही रह जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। लगभग वो सेम ही रह जाता है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है बट सेम ही रह जाता है वो। आप लोगों के पास में वीडियो क्लियर जा रहा है ना, कि दिक्कत हो रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा आप बताएंगे हमें भी, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि आखिर वीडियो जो है वो ठीक ठाक जा रहा है कि नहीं। लाइक करते जाएंगे वीडियो को और शेयर करने के लिए ना भूलें, लिंक को शेयर ना, है ना, लिंक को शेयर कर देंगे जल्दी से। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। लग रहा है कभी कभी अच्छा, है ना। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अपने आसपास के लोग, उनको ज्वाइन करवा देंगे, है ना, बाई कॉलिंग और कुछ भी, है ना। तो जितने सारे भी हमें विश कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए मैं फिर से हेलो बोलना चाहता हूँ, है ना। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। ऐसा मत समझिएगा हम रिप्लाई नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 63, इसमें आप पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। नेट का स्पीड ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है क्या, कि द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है ना, आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑन जो है वो क्या होगा इसका टेम्परेचर। देखिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, क्या एक तो इलेक्ट्रिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है एक, और इलेक्ट्रिक बल्ब को जब स्विच ऑन कर दिया जाता है ना, स्विच ऑन कर दिया जाता है तो जलना चालू हो जाएगा। अब ये जलना चालू करेगा, है ना, तो फिलामेंट की वजह से इसमें हीट जनरेशन होगा, और इस हीट जनरेशन की वजह से इस बल्ब का जो कुछ भी मटेरियल है
वो क्या होगा, तो हीट होना चालू होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब ये लाइट जो था वो ऑफ था, उसका मतलब क्या था कि जो भी इधर में आसपास में टेम्परेचर था उधर में टेम्परेचर इसका था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर था। जब ये हीट जनरेशन चालू करेगा तो उसका 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 जो प्रोसेस है वो क्या होगा, तो हीट जो ट्रांसफर है फ्रॉम द फिलामेंट टू इसका बॉडी होगा। ठीक है, उसके बाद में जो होगा वो हीट होना चालू होगा। उसके बाद में क्या होगा, हीट होते होते देखिएगा कि यहाँ से जो हीट है वो बाहर आपका निकलेगा, जो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एट द फर्स्ट टाइम इसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद में है ना ये जो हीट ट्रांसफर की वजह से इसका टेम्परेचर जो क्या हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। थोड़ा सा देख लीजिएगा आप इसका आंसर, गोज एन इंक्रीजिंग नहीं, ये सभी टाइम जो है वो इंक्रीज नहीं करता, स्टार्टिंग में सिर्फ इंक्रीज करता है उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज नहीं, गलत बात। उसके बाद में सी में फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज नहीं, ये भी गलत है। उसके बाद में क्या है, लास्ट का ऑप्शन जो है इसमें बोला कि फर्स्ट इंक्रीज एंड देन बिकम्स कांस्टेंट, है, सही बात बोला है। बात समझे ना, स्टार्टिंग टाइम के लिए बढ़ता है, उसके बाद जो है वो क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है ना, बिकॉज उस ग्लास से जो कांच है, कांच है ना, उस कांच मटेरियल से एटमॉस्फेयर में हीट का ट्रांसफर होता है, तो अपना बैलेंस बना लेता है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, चलिए आप लोग आंसर देते जाएंगे फटाफट करके। है ना, 63 का डी। चलिए आगे बढ़िए, 64 का बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए रेड इज 1 ओम, इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजॉइनिंग द कॉर्नर। है ना, एडजॉइनिंग द कॉर्नर, एडजॉइनिंग का मतलब समझ में आता है, इसका मतलब होता है नज़दीक वाला या तो फिर समीप वाला, समीप वाला मतलब कि नियरेस्ट। तो बोला है क्या कि इसमें बोला क्या कि इसमें जो है वो एक वायर है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से इतना लंबा रेजिस्टेंस एक है मान लीजिए, है ना, और इसका जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, ए 1 ओम का है ना। तो बोला कि इससे एक स्क्वायर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, इससे एक स्क्वायर बनाया जाता है। तो जब इसका स्क्वायर बनाया जाएगा, इस तरह से स्क्वायर बनाया गया मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, ए हो गया, ए क्या हो गया, बी हो गया, ए सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। देखिए इस रेजिस्टेंस से ये स्क्वायर जब बनाया गया तो इसको लेंथ को 4 भाग में बांटेंगे तो इसका एक साइड हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर जो होता है वो रो इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो ए होता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया में किसी तरह का परिवर्तन जो ना होगा जब हम लोग साइड का बनाएंगे तो, बट इसका जो लेंथ है, एक पार्ट का जो लेंथ हो जाएगा इसका, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल का 1/4 पार्ट हो जाएगा। तो हर एक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट, मतलब कि ए हो जाएगा कितना, 1/4 ओम हो जाएगा, ए भी 1/4 ओम हो जाएगा, ए भी 1/4 ओम हो जाएगा, और ये भी वन बाई कितना हो जाएगा, तो 4 ओम हो जाएगा। अब इधर में बोल रहा है क्या कि थोड़ा सा बोल रहा है क्या कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस एडजॉइनिंग द कॉर्नर, है ना, मतलब कि उन कॉर्नर को जोड़ना है आपको, या उन कॉर्नर के क्रॉस में निकालना है जो दोनों समीप में है, दो समीप कॉर्नर नज़दीक वाले। तो अगर आप ए को पकड़ते हो तो बी को लेना होगा या तो फिर डी को लेना होगा। ठीक है, तो इनको लेकर के जब आप बनाएंगे यहाँ से, तो ए क्या हो जाएगा, तो देखिए इधर में ऐसा, है ना, ऐसा। तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा साफ से कि एक रेजिस्टेंस जो है इधर में हो गया, एक रेजिस्टेंस इधर में हो गया, एक रेजिस्टेंस इधर में, और एक रेजिस्टेंस हो गया नीचे में। हमको निकालना क्या है, तो इस तार के क्रॉस में निकालना है। मान लीजिए ए था, ये कितना था, तो ए डी था, ए डी है। ठीक है, ये सब 1/4 है। तो ऊपर में ए वाला और ए वाला, ये तीनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो सीरीज में 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर में, तो ऊपर में आ जाएगा कितना, तो ऊपर में आ जाएगा कितना, तो 3/4 हो जाएगा। उसके बाद में अब देखिए नीचे, तो नीचे जो है यहाँ से वो तीनों मिलके जो है ए वाला और ए वाला, ये तीनों मिलके क्या बन गया, तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ऐड कर लेंगे ऊपर में, ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया कितना, तो 3/4। अब देखिए नीचे वाला कितना था यहाँ पे, ये नीचे वाला जो था कितना था, 1/4 था। ठीक है, अब ये दो जो है वो पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे कितना है, 3/4 और 1/4 है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए कितना निकल के आ जाएगा,
आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ऊपर में गुना होता था और नीचे में क्या होता था, तो ऐड होता था, जोड़ होता था, ठीक है। यहाँ से आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो आ जाएगा 3/4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4 और प्लस कितना, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 3/16 और नीचे में कितना आ जाएगा 3/4 और 1/4, इनको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/4 कहते हैं, कट जाएगा पूरा का पूरा, तो आंसर आ जाएगा कितना 3/16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/16 ओम। ऊपर में देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3/16, कोई आंसर बताए थे क्या, 64 का सी। बहुत बढ़िया विपुल, और कौन कौन लोग कमेंट किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर और आंसर देते जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दें, 15 लोग ज्वाइन किए हैं बट लाइक नहीं है इस पे, वीडियो को लाइक कर लें ताकि रिकमेंडेशन बढ़ेगा और लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 65 नंबर की तरफ। तो इनको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द एरिया ऑफ अदर क्वेश्चन, है ना, ताकि यहाँ पे हम सोल्व कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास में ज़्यादा कुछ चलने वाला है नहीं, मुश्किल से 74 या 75 नंबर तक का क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन और आपको बच रहा है, उसके बाद में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा, है ना। बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस चैप्टर में। चलिए इसमें बताइए आप कि द करंट आई इन द गिवन सर्किट जो होगा वो क्या होगा, बताइए कि इस जो आई करंट है यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये जो 6 है, अब ये जो 6 है वो दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों सीरीज में है, इनको हटा करके क्या कर दिया जाएगा, तो 6 6 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा कितना का, 3 ओम का, और इधर में एक रेजिस्टेंस कितना का हो जाएगा, 6 6 12 का हो जाएगा, ठीक है। आप इनको ऐड कर लीजिए, तो इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, और इधर में क्या है, एक बैटरी डाल दिया गया है इस तरह से, ठीक है। चलिए उसके बाद में जो है ना, 4.8 वोल्ट का बैटरी है। आप ये 3 ओम और 12 ओम को जब पैरेलल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 3, और नीचे में कितना आ जाएगा 12 + 3 आ जाएगा, ऊपर में 12 3 36 आ गया, और नीचे में कितना आ जाएगा 12 और 3 15 निकल के आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 5 तिया 15 और 12 तिया कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। जब यहाँ से आप क्या करोगे, आई निकालोगे, तो आई बराबर हम लोग सर्किट में क्या जानते हैं, आई बराबर जानते हैं वी डिवाइडेड बाई कितना, तो आर इक्विवेलेंट। तो भी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4.8 दिया हुआ है, आर इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, तो 12, और ऊपर में कितना है, तो 5 है। तो यहाँ पे जब ये पॉइंट हटाएंगे आप, तो ये पॉइंट के बदले में इतना आ जाएगा, है ना, इसको आप काटिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 मरतबे में कट गया। उसके बाद में बरचौ 48 कट गया, और 2 दूना कितना कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो ए आंसर आ जाएगा इसमें, आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा इसका हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, 65 का डी हो जाएगा, है ना, 65 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। किसी तरह का वीडियो में परेशानी हो रहा है, देखने में टेक्निकल प्रॉब्लम अगर है कुछ तो बताएंगे आप बाई कमेंट से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सब लोग को समझ में आ गया होगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया, है ना, तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद में आई निकाल लीजिए, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो आई होता है किसी सर्किट में, है ना, वो होता है वी डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, है ना, इसी से तो आपका निकालना था करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें जो इस क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में कुछ अननोन वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर जैसा लग रहा है ना, तो इसका वैल्यू अगर जब तक नोन नहीं रहेगा तब तक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जब तक ये वैल्यू देगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन 66 नंबर को अभी छोड़ के रखेंगे, बाद में इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए तब तक का 67 बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, याद है आपको क्या बोल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या यूज किया, क्या निकाला जाता है, बताइए आप। व्हीटस्टोन ब्रिज से पोटेंशियोमीटर नहीं बोल रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज बोल रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज याद है ना, जैसे मैं आपको देखिए इधर में एक ये रहता था, है ना,
एक इधर में ए रहता था रेजिस्टेंस, उसके बाद में एक इधर रहता था, उसके बाद में एक इधर रहता था। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये क्या है R4 है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर या तो फिर फिफ्थ रेजिस्टेंस लगा हुआ होता था। ठीक है, इधर से बैटरी वगैरह हम लोग लगा देते थे नीचे से जा करके। ठीक है, इस तरह से। तो आप बताइए इसमें कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया गया था कि ब्रिज के एक साइड R1 डिवाइडेड बाई R3 बराबर क्या हो जाएगा, तो R2 डिवाइडेड बाई R4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है ना, जब ये चीज़ आ जाता है तो इस बीच वाले को हटा दिया जाता है। कहने का मतलब कि हम लोग चेक करते हैं कि इस वाला से जीरो डिफ्लेक्शन कब हो रहा है, मतलब कि इसमें करंट जो है जीरो कब आ रहा है। जब इसमें करंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब ये जो रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या रहेंगे क्या, तो इसमें से अगर किसी रेजिस्टेंस को अननोन रखा जाए, इसका वैल्यू मान लीजिए क्या है एक्स है, इसको लिख सकते हैं क्या, R1 इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा R4 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाई कितना R4 इंटू कितना हो जाएगा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन जो है वो क्या क्या करने में यूज होता है, तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में होता है ना, क्या करने में, रेजिस्टेंस को निकालने में यूज होता है। ठीक है, 67 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़े है ना। 68 बोल रहा है क्या कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। इसमें देखिए इसका जो ये है ना वो गलत थोड़ा सा दिया है, इसका ऑप्शन ही पूरा गलत है ना। तो इसमें आप नन ऑफ दीज लेकर के चलेंगे, ये आंसर इसका हो जाएगा। देखिए हम इसको डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें कि R जो होता है वो रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए के बराबर होता है, सब लोग जानते हैं आप, है ना। आप लोग रटिए नहीं, ये गेस पेपर का ही है क्वेश्चन, तो आप लोग रटे नहीं है ना, गलत गलत चीज को मत रट लीजिए। तो इसको हम बताते हैं, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है ना। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आर जो होता है वो भी बटा आई के बराबर होता है, भी बराबर आई इंटू आर से। तो इसको लिख सकते हैं भी बटा कितना आई बराबर रो इंटू एल बाई कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लिख सकते हैं भी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू, है ना, भी डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा रो, है ना, रो इंटू इधर में क्या हो जाएगा, तो आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप आगे बढ़ाएं तो और क्या निकल सकता है यहाँ से, तो भी बाई एल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ या डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये आपका क्या है रो है, और ए जो है आई बाई ए, है ना, करंट पासेस थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, तो जे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं। इसका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो ई जो है, ई वेक्टर जो है वो आपका हो जाना चाहिए रो इंटू क्या, तो जे वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक होता है क्वेश्चन का ऑप्शंस वगैरह में, तो मिस्टेक नहीं बोलिए, इसका आंसर ये हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें अवेलेबल है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, आप नेट से सर्च कर लीजिएगा या तो फिर कॉपी में पढ़ाया गया होगा तो आप देख लीजिएगा इसमें। तो ए ओम्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म है या तो फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो थोड़ा सा ये हट के क्वेश्चन है, अलग है, थोड़ा सा सेपरेट है। चलिए आगे 69 नंबर का क्वेश्चन, ये आपको पढ़ाया गया है ना, ये शॉर्ट नोट्स में भी बताया गया है ना, ये शॉर्ट नोट्स में भी बताया गया है और आपको मेन थ्योरी में भी बताया गया है। कहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, कहाँ पे बताया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बताया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या बताया गया था जरा बताइए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में दो तरह का वहाँ पे है ना कॉम्बिनेशन बताया गया था। एक जो था, है ना, एक जो था वहाँ पे क्या था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन था, और दूसरा जो था वो क्या था, पैरेलल था। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे आप लोग की क्वेश्चन है क्या, दैट सेल ऑफ ईएमएफ E1 E2 है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना इतना, है ना, कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिए कि जो 1/r इक्विवेलेंट होता है वो हो जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस, इस तरह से चलते जाएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, देख लेते हैं चेक करके क्या होगा, है ना।
और इसमें जो आपका जो ईएमएफ निकल के आता है वो हो जाता है E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2। दो ही बैटरी सेल है ना, तो हम लोग इतना ही यूज करेंगे इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाई, अभी पूरा हुआ नहीं, A1 बाई R1 और प्लस क्या होता है A1 बाई R2 होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, ऊपर वाला को सोल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। देखिए ए से ये कट जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, E1 R2, E1 R2, E1 R2, एक तो नहीं होगा यार, ए वाला नहीं होगा, ठीक है। E1 R2 E2 R1, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बी हो जाएगा, बी, है ना। 69 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, 69 का बी हो जाएगा, ठीक है। अस्मित सिंह, नमस्ते बाबू, है ना, बढ़िया, बहुत लेट से ज्वाइन किए जी। अस्मित अपने दोस्तों को बता दो, अंकित ये सबको बता दो, लालू वगैरह को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सेल पढ़ाया गया था जब, तो सेल का जो था वो, उसमें दो कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया, एक सीरीज में पढ़ाया गया है और एक जो है वो क्या है, तो पैरेलल पढ़ाया गया है। तो सीरीज में एकदम नॉर्मल रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है सेल का एकदम नॉर्मल है, जैसे आप सीरीज में पढ़ें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो ईएमएफ हो जाता है वो हो जाता है E1 प्लस E2, ठीक है। और R जो है वो भी हो जाता है R1 प्लस R2। बट पैरेलल के केस में थोड़ा सा तगड़ा फॉर्मूला चलता है, उसमें जो है E इज इक्वल टू हो जाता है E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 चलता है, ठीक है। अब R जो है वो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाता है। ये पैरेलल का केस है, आप इनको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो जनरल फॉर्मूला को याद रखें, ज्यादा काम आएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी लोगों से, है ना, कि जितने भी आपके दोस्त लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड का बोर्ड देने वाले हैं, है ना, उन्हें आप बता दें इस क्लास के बारे में। और A to Z चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक का हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और साथ में MCQ सॉल्यूशन मिलने वाला है ना। उसके बाद में कुछ दिन तुरंत बाद ही आपको प्रीवियस ईयर इसमें करवाया जाएगा और प्लस में मॉडल सेट कुछ करवाया जाएगा। तो इतना काफ़ी रहेगा अपना प्रिपरेशन बोर्ड के लिए, है ना। तो किसी चीज़ का ज़रूरत ना पड़ेगा और लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी गेस कर दिया जाएगा, जो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बने रहें लास्ट तक, है ना, बता दें उनको, शेयर कर दें। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हम नहीं बनाएंगे, आप लोग बनाएंगे, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। सत्तर के जीरो, बहुत बढ़िया विपुल जी, 70 का जीरो, है ना। देखिए आप लोग जब जब अगर किरचॉप्स लॉ पढ़े होंगे ना, है ना, कौन सा, तो किरचॉप्स लॉ जब अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था, ठीक है। उसका दो नियम था, ठीक है, एक जो था वो क्या था, केसीएल था, और दूसरा जो था वो क्या था, तो केबीएल था। केसीएल और क्या था, तो केबीएल था। तो इस केस में आपको बताया गया होगा केसीएल और केबीएल में कि ये जो केसीएल होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, ये क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ में क्या बोलता है कि अलजेब्रिक सम, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट जो होता है मीटिंग एट ए पॉइंट वो क्या होता है, तो जीरो होता है। या तो फिर इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि एक जंक्शन पे जो इनपुट करंट होता है, क्या होता है, जो इनपुट करंट होता है वो उस जंक्शन पे टोटल आउटपुट करंट के बराबर होता है। मतलब कि किसी जंक्शन पे जितना निकल रहा है उतना, वो जितना निकल रहा है उतना वहां से जाना भी चाहिए, जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, है ना, सॉरी। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे सर्किट बना रहे हैं, ऐसा कुछ जंक्शन बना रहे हैं, है ना, इस वाले में इंटर किया है और इधर से भी ए इंटर किया है।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें क्या है I4 है, और इसमें क्या है तो I5 है। हमने बताया था इसका बेसिक जो था डेफिनेशन था वो क्या था कि टोटल इनपुट करंट जो होता है वो टोटल आउटपुट करंट के बराबर होता है। इनपुट मतलब कि इस जंक्शन पे कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है इस जंक्शन पे, तो I1 जा रहा है, I2 जा रहा है और I5 है, ठीक है, I5 जा रहा है, बाकी I5 जा रहा है और कौन जा रहा है I4 भी जा रहा है, बट I3 जो सिर्फ निकल रहा है यहाँ से। तो इनपुट करंट जो है वो कौन कौन हो जाएगा, I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I4 हो जाएगा और प्लस कौन हो जाएगा तो I5 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल आउटपुट करंट इसमें कितना हो जाएगा तो सिर्फ कौन हो जाएगा तो I3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया आपको। तो इसी में आपको बोला गया था क्या, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन जो होगा उसका सम जो होता है कितना होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 है ना प्लस I4 प्लस I5 है ना प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस I3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जब ऑल करंट का सम अलजेब्रिक सम 0 आप करेंगे तो उसमें लिया जाता है क्या कि है ना, जो अगर वहां पे क्या ले रहा है, अगर वहां पे जा रहा है किसी जंक्शन पे आकर के आ रहा है वो, तो उसके लिए करंट को माइनस लिया जाता था, अगर वहां से वो निकल रहा है तो उसके लिए प्लस लिया जाता था, ठीक है। या तो उल्टा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर प्लस ले लीजिएगा तो इसको माइनस ले लें, तो कहना जो है दोनों सेम ही है। तो हम लोग ए वाला डिफिनेशन पढ़े थे, ठीक है, तो दोनों सेम ही बात है। आगे बढ़िए इसमें, चलिए 70 के बाद क्या इसमें 71, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप बताइए इसमें क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। बना के दिखाइए इसका क्या आंसर आएगा 71 का, तब जानेंगे कि हाँ भाई आप लोग करते हैं। बताइए बताइए क्या होगा, 71 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर बताइए जरा। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका आरसी सर्किट का, है ना, क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है। बताइए जरा नंद किशोर वो विवेक, कमेंट कीजिए जल्दी से, हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा भी नहीं, आप लोगों को मैच भी देखना होगा, है ना, मैच चल रहा है भारत बनाम श्रीलंका। निकला क्या कि हम निकालें चलिए हम निकालते हैं, है ना, शायद आप लोग से नहीं निकलेगा, तो हम निकालते हैं। देखिए बाबू लोग, ये जो 12 वोल्ट जो है इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो है वो दो पार्ट में बढ़ जा रहा है। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको मान लीजिए आप R1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए R2 मान लीजिए, है ना, है ना। तो इसका जो वैल्यू है वो इस तरह से R1 R2 मान लीजिए, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो R1 R2 है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है ना। जब इसमें देखेंगे आप कि जब t बराबर 0 होता है तो उस कैपेसिटर पे जरा सा भी चार्ज नहीं होता, है ना, तो ये करंट जो है कैपेसिटर से इधर से पास होएगा ही नहीं। तो आप थोड़ा सा इधर में देखेंगे कि जो वोल्टेज का बंटवारा है वो कौन कैसे क्या कर रहा है, थोड़ा देखेंगे इधर आप, है ना। तो कहाँ गया, चलिए, तो इधर में ये जो R1 और R2 है वो क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो V बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं I × R जानते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है जी, तो I कांस्टेंट होता है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा तो R हो जाएगा, ठीक है। तो V1 डिवाइडेड बाई V2 आप निकालोगे यहाँ पे तो R1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा R2 आ जाएगा, ठीक है। जब आप रेशियो निकाल लेंगे तो R1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, अब R2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9 है, तो कितना आ जाएगा 3×3 9 आ जाएगा। तो V1:V2 जो आ चुका है वो कितना आ चुका है 1:3 आ चुका है, ठीक है। कहने का मतलब कि 3 अब 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब वो जो टोटल वोल्टेज है ना, वो जो टोटल वोल्टेज जो है यहाँ पे आप जोड़ेंगे, इसके क्रॉस में मान लीजिए V1 आया, इसके क्रॉस में क्या आया V2 आया, तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 + V2, है ना, और V जो है ये कितना है तो 12 वोल्ट है, मतलब 12 वोल्ट जो दो पार्ट में बंटने वाला है, ठीक है। एक जो है वो रेजिस्टेंस 1 ले लेगा, दूसरा जो कौन ले लेगा रेजिस्टेंस नंबर 2 ले लेगा, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़िए, इसमें जो है वो बोल रहा है क्या कि जो टोटल 12 वोल्ट है इनको आप 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर लो, उसमें से एक पार्ट जो है वो V1 ले लेगा, मतलब 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लेगा, और उसका जो 3 पार्ट है
वो कौन ले लेगा, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस ले लेगा। ये आपको वोल्टेज डिवीजन मेथड में पढ़ाया गया है ना, एक करंट डिवीजन मेथड भी पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे 12 को आप सबसे पहले 3 और 1 4 भाग में, देखिए यहाँ पे ये 3 भाग इधर, अब 1 भाग इधर, ये 4 भाग में आप बांट लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 चौ 12 कट के आएगा, मतलब एक पार्ट जो होगा वो 3 वोल्ट हो जाएगा। मतलब कि जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, जो V1 है वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो V2 है वो 3 तिया कितना आ जाएगा, 3 पार्ट ये लेना नहीं इसको, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कि 3 तिया ये 9 वोल्ट आ जाएगा। अब जरा सा दोनों को जोड़ करके देखिए तो 9 और 3 12 वोल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। अब जरा देखिए इधर, तो यहाँ से है ना, यहाँ से इस 9 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस में जो वोल्टेज अवेलेबल है मेरे पास में ये कितना है, तो 9 वोल्ट है। कितना है, 9 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कैपेसिटर को है ना 9 वोल्ट दिया जाए है ना, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफराड है, तो हम लोग क्यू बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, है ना, हम लोग जो क्यू बराबर फॉर्मूला जानते हैं कैपेसिटर में, क्यू इज इक्वल टू क्या जानते हैं, सी इंटू भी जानते हैं। तो क्यू इंटू सी जानते हैं, क्यू इंटू सी भी जानते हैं, क्यू बराबर सी भी जानते हैं। तो सी का वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफराड, आई भी बराबर कितना हो जाएगा 9, तो 9 6 कितना आ जाएगा, ये 54 माइक्रो में था तो माइक्रो में ही रखे, 54 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, 54 माइक्रो कूलम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2017 में पूछा भी है। ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। चलिए 71 का ये आ गया होगा समझ में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। बोल रहा है क्या इसमें कि द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स आर E1 एंड E2 एंड देयर बैलेंस लेंथ ऑन ए पोटेंशियोमीटर आर L1 एंड L2 होने रिस्पेक्टिवली। कोई बता सकते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा, बताइए 72 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। अरे यार देखिए, ये जो होता है ना यूनिफॉर्म वायर होता है पोटेंशियोमीटर वायर में, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म लेंथ का वायर होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का। अब इधर से हम लोग क्या करते हैं, तो एक है ना सेकेंडरी सेल यूज करके एक गैल्वेनोमीटर को साथ में इधर में हम लोग क्या करते हैं, इसको तो मिलाते हैं, है ना, याद है ना आपको। तो वही बोल रहा है कि दो बैटरी लिया गया था, एक बार ये वो वाला ऊपर वाला, इसका मान लीजिए E1 है, इसका क्या है A2 है, और दूसरे को मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में जोड़ करके इधर में अब दूसरे बार में एक एक करके है ना, जब कनेक्ट किया गया था तो ये जो E1 के लिए मिला है, E1 के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ कहने का मतलब कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 मिला था, वो वाला पार्ट है, तो उसके लिए L1 मिला है, और E2 के लिए क्या मिला था, तो L2 मिला था, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम फिर से बनाना चाहेंगे, है ना, थोड़ा सा देखेंगे आप, जरा देखिए। ये पोटेंशियोमीटर वायर रहता था, है ना, ऊपर में ड्राइविंग सेल रहता था, उसका रेजिस्टेंस रहता था, और इधर से हम लोग सेकेंडरी सेल यूज करते थे, और इधर में जॉकी रहता था, और यहाँ पे बीच में क्या रहता था, एक गैल्वेनोमीटर रहता था। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ निकालते थे कि आखिरकार कितना लेंथ पे इसका जो डिफ्लेक्शन है वो 0 शो कर रहा है, याद है ना, याद है ना आपको। तो मान लीजिए ए आपका क्या है, पॉइंट ए है, ए क्या है, पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से पे एक निकलता था, के निकलता था, जिसको हम लोग बोलते थे, के को क्या बोलते थे हम लोग, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बोलते थे। तो ये हो जाएगा VA माइनस VB डिवाइडेड बाई कैपिटल एल हो जाता था, जहाँ पे कैपिटल एल क्या था, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल लेंथ था वो, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम इस ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, CA, तो VA माइनस VC जब आप निकालेंगे, यहाँ से निकल के आ जाता था, कैसे निकलता था, तो K इंटू एल कर देते थे सिंपल। और यही जो VA माइनस VC है वो आपका EMF के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये जो आ जाएगा E1 जो आ जाएगा, है ना, E1 जो आ जाएगा वो K इंटू L1 आ जाएगा, और E2 जो आ जाएगा वो K इंटू कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा।
जब आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर लो, है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैसे के कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, तो E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, L2 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आंसर, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L2। देखिए बी वाला, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, आंसर बी हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट कर रहा है मे बी, नहीं है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है इसमें। हाँ, बहुत सस्ता क्वेश्चन है, बनाइए आप जल्दी से, 73 का, 73 का क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 73 का बोल रहा है कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ सेकंड लॉ इज, है ना, बोल रहा है कि इसमें कौन क्या लगता है, कौन सा किस पे आधारित रहता है। तो आपको बताया गया होगा, किरचॉफ का दो नियम है, एक है आपका केसीएल, तो केसीएल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, किस पे काम करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है। और केवीएल जो है, जिसको किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ है, और ये क्या है, इसका सेकंड लॉ है। ये जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ये किस पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। चलिए आगे बढ़िए, 74 में बोल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कंपेयर, क्या कंपेयर करता है, आप बताइए इसमें। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम जैसे ही आएगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी पीछे में कैसा क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला याद कीजिए इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज में, है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है वो क्या कंपेयर किया जा सकता है, तो रेजिस्टेंस कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है, रेजिस्टेंस कंपेयर किया जा सकता है। कैसे, अगर पूछेंगे आप तो इसका आंसर कैसा होगा, देखिए, ये जो है आपका इधर से एक बैटरी वगैरह यूज करके, है ना, बैटरी वगैरह हम लोग यूज करके इसमें क्या करेंगे, तो इसको ड्राइव करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये बीच में क्या है, तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इधर में। इसमें जो है ना एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है, इसमें क्या लगता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगता है। और मान लीजिए ऊपर में हम लोग बार बार इसको, रेजिस्टेंस को हम लोग मापना है। दो रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है, अननोन है, एक X1 है और दूसरा क्या है, X2 है। यहाँ पे आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस, इधर में रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स बोला जाता है एक इक्विपमेंट है, डिवाइस है, जिसमें रेजिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं बाई सेटिंग समथिंग। अब मान लीजिए ये जो वैल्यू है इधर में, ये कितना है, ये मान लीजिए आपका कितना है, 10 ओम है, और ये जो है वो कितना है, तो 20 ओम है। तो इधर में रेशियो जो आ रहा है कितना आ रहा है, तो 10 बटा आप 20 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो X1 डिवाइडेड बाई इधर में जो अप्लाई अप्लाई करेंगे आप, है ना, इधर में जो अप्लाई करेंगे, मान लीजिए आप 10 ओम इधर में अप्लाई किए, ठीक है, ये कितना निकल के आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से आप X1 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, X1 निकल जाएगा, उसी तरह से, है ना, उसी तरह से X2 का वैल्यू फिर निकल जाएगा। अब X2 का वैल्यू जब निकल जाएगा तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, तो फिर इन दोनों को वैल्यू जो है वो कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से पता चलता है क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना, क्या कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन जो है वो आपका रहता क्या, कि आपका पोटेंशियोमीटर वायर रहता, क्या रहता, पोटेंशियोमीटर वायर, तो पोटेंशियोमीटर वायर में हम लोग क्या कंपेयर करते हैं, तो उसमें ईएमएफ कंपेयर करते हैं सेल का, क्या कंपेयर करते हैं, ईएमएफ द सेल कंपेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, सब आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन में कुछ डेटा छूटा हुआ था, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए क्वेश्चन, है ना, बनाइए क्वेश्चन को। इसमें जो वैल्यू दिया है यहाँ पे,
देखिए ये जो यहाँ पे बैटरी दिया है ना, यहाँ पे बैटरी मान लीजिए उसका वोल्टेज कितना 12 वोल्ट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसका। अब बताइए इसका कितना आंसर आएगा, अगर बहुत पढ़ाई करते हैं तो, है ना। डोंट चैट विथ अदर पर्सन, आंसर बताइए इसमें कितना होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। देखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये क्वेश्चन जो है वो आपका है पोटेंशियोमीटर वायर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर में आप अगर बनाना चाहें तो देखिए क्या हो रहा है आखिरकार इधर। देखिए यहाँ पे तो ए जो है इसमें क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ ई जो होगा वो क्या होगा, है ना, यही पूछ रहा है ना इसमें कि ई का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो इधर देखिए, तो ऊपर में एक बैटरी लगा हुआ है कितना वोल्ट का, तो 12 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब इधर में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। अब नीचे में जो है ये सेकेंडरी स्टेट लगा करके इधर में कहीं पे जौकी लगा रहा है ना, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि इससे जो है वो डिफ्लेक्शन जो है जीरो शो करना चाहिए। डिफ्लेक्शन जीरो मतलब कि इस वाले नीचे वाले वायर से जो करंट है वो पास नहीं होगा। अब ये बताइए कि इससे करंट पास क्यों नहीं होगा, तो जब इसमें कब होगा कि यहाँ का पोटेंशियल जो है ना, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाना चाहिए, तो सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो है इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा या तो ईएमएफ जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो 60 सीएम के क्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो आंसर आ जाएगा इसका। तो आप देखिए, आप इसको क्या कर लीजिए ना, तो दो पार्ट इसको बना लीजिए। ऊपर में एक बैटरी लगा हुआ है, या तो एक क्या है आपका दो रेजिस्टेंस है इस तरह से सीरीज में, ठीक है। तो एक जो है मान लीजिए R1 है, अब एक जो है क्या है R2 है। और ऊपर में जो वोल्टेज लगा हुआ है वो कितना है, तो 12 वोल्ट का वोल्टेज लगा है या बैटरी लगा है। इस 12 वोल्ट को दो पार्ट में आपको क्या करना है, तो बांटना है। कितना पार्ट में बांटना है, दो पार्ट में बांटना है, ठीक है। तो दो पार्ट में बांटेंगे आप, तो क्या होगा, ये मान लीजिए कितना है V1 है, क्या है आपका V2 है। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, तो 12 निकल के आ जाना चाहिए। V1 का यहाँ पे वैल्यू जो है ना, ये जो V1 है वो E के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए क्या, ये जो टोटल है इसका लंबाई कितना दिया हुआ है, टोटल 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर के एक्रॉस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वोल्टेज अप्लाई है वो कितना है, तो 12 वोल्ट है। तो अगर यहाँ पे के आप निकालेंगे, के क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के पॉइंट ए से बी तक ये कितना है, 12 वोल्ट अप्लाई किया गया है ना, डिवाइडेड बाई इसका टोटल लेंथ कितना है, तो 100 100 डाला हुआ है। तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, तो वोल्ट पर सीएम का वैल्यू निकल के आया है ना। तो ए जो है वो 60 सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर में, 60 सेंटीमीटर में जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V1, और V1 बराबर हो जाएगा कितना, तो 12/100 और इंटू ए कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना, 12×6 = 72, 12×6 = 72 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आप, तो 7.2 वोल्ट निकल के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। समझे बात को कि ना समझे, कितना आ जाएगा ये, 7.2 वोल्ट निकल के आ जाएगा, 7.2 वोल्ट, जो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा किया हुआ नहीं है, हम इसको फिर से बताना चाहेंगे, ज़्यादा लंबा हो गया था ये, एकदम ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम शॉर्ट है, पूरा का पूरा शॉर्ट है। देखिए कुछ नहीं कीजिए आप, सबसे पहले क्या कीजिए ना, कि इसमें जो ये देखिए पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर के एक्रॉस में यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है कितना, 12 वोल्ट है। तो अगर इसका के वैल्यू निकाला जाए, पोटेंशियल, है ना, ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकाला जाए यहाँ पे, सॉरी V/L का वैल्यू जब निकाला जाए तो कितना आ जाएगा ये, 12 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, उतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये 60 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, ये जो V निकल के आएगा, V1 जो निकल के आएगा वो E के बराबर हो जाएगा, है ना। V1 थोड़ा सा देख लीजिएगा, V1 कहने का मतलब कि 60 सीएम के क्रॉस में जो है उसको हम लोग V1 बोल रहे थे, और यहाँ से यहाँ जो ए अप्लाइड होगा 40 में, ये कितना है, वो V2 है। तो इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/100
और इनटू लेंथ कितना है इसका 60 cm वाला का, ये कितना हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। अब एल कहते हो कितना 60 cm हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12/72 करेंगे तो 7.2 वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं हम कहाँ से बोल रहे हैं ना, आपको बताया गया होगा उधर में कि V डिवाइडेड बाई एल जो होता है वो कोई भी आप पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए, है ना, वो V डैश डिवाइडेड बाई तो एल डैश के वो बराबर हो जाता था, यही वाला चीज़ हम लगा रहे हैं वहाँ पे। तो V डैश जो है वो V डिवाइडेड बाई एल इंटू क्या लिख रहे हैं हम एल डैश लिख रहे हैं, जहाँ पे इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इसको के कहते हैं। अब ये क्या हो जाएगा एल डैश। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में के का वैल्यू कितना निकल के आया था 12/100, अब एल डैश का वैल्यू कितना था 60 था, तो यहाँ से निकल के आ गया कितना, तो 7.2 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, इतना कम लोग देख रहे हैं सब लोग, चलिए कोई बात नहीं है ना। तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो एक बार मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि 12th बोर्ड के लिए इस बार के लिए पूरा का पूरा जो है वो सहयोग मिलेगा मेरे तरफ से, हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस के तरफ से। तो इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में, और आशा करता हूँ कि अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग, है ना। और कौन सा दिन है कल, बुधवार नहीं शुक्रवार से ऑफलाइन में रिवीजन स्टार्ट होने वाला है ना, अप टू आपका एग्ज़ाम जो है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ करके ज्वाइन करें जल्दी से ही, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। और अगर कोई ना देख पाए पूरा वीडियो को तो जा करके पूरा देखें इत्मीनान से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व किया गया है ना। अगर आप इतना सोल्व कर लेते हैं तो बोर्ड में किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ ले आप बना के आएंगे, कंफर्म रहिए। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि गाइड में क्वेश्चन का आंसर कुछ कुछ गलत देता है, तो उसको रट ना लें, ठीक है। थोड़ा सा कुछ सबूत के साथ, कुछ रीजन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ में उसको याद करें, समझें, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, ठीक है। रटे नहीं, फिजिक्स रटने का चीज़ नहीं है, समझ के सारा कुछ काम करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।